हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के मॉक टेस्ट का डे 65। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी वीडियो की मैंने लिंक एक साथ दे रखी है। इस वीडियो में लोग टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पूर्णतः BPSSC के पैटर्न पे बनाया गया। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सैद्धांतिक किस धर्म का संप्रदाय है? हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। ठीक है, सैद्धांतिक जो होता है वो बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। अगर ऐसे पूछते कि बौद्ध धर्म में कौन से भाग का, तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म में 2 भाग होते हैं, जैसे कि हीनयान और महायान। तो ये हीनयान से संबंधित है। ठीक है, सैद्धांतिक जो पाठशाला या फिर मठ कह सकते हैं, जो मत है, जो ये सैद्धांतिक मत, इसकी शुरुआत बौद्ध मुनि कुमार लत्ता से मानी जाती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, उनका नाम क्या था? आपको बताना है कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी। अगर बात करें सही उत्तर का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विभिन्न लेखों से ये ज्ञात होता है कि इनको अलग अलग प्रकार की उपाधि दी गई थी, जिनमें से काफी फेमस था जैसे कि विक्रमादित्य, जो कि हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। इनको विक्रामक की उपाधि भी दी गई थी, देवगुप्त, देवश्री, श्री विक्रमक, देवराज, और इन्हीं में से एक था ये जो कि परम भागवत। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों में पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे, उनका सही कालक्रम क्या था? यानी आपको सजाना है कि सबसे पहले कहां पर उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, उसके बाद आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसको याद रखने के छोटा सा तरीका याद रखो, सुर में बक। ठीक है, सुर में बक, अगर आप इस तरीके को याद रखोगे तो डेफिनेटली इसको क्लियर रखोगे। देखना, सुर में बक का मतलब क्या हुआ? सुर का मतलब सूरत सबसे पहले था, और मे का मतलब मद्रास था, और बक का मतलब बम्बई और कलकत्ता, बम्बई और कलकत्ता। कुल मिलाकर देखें तो सूरत, उसके बाद मद्रास, 1 3 1 3 के यहाँ पर 1 3 2 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सही जोड़े का चुनाव करना। यहाँ पे जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो जोड़ा दिया गया, मैच किया गया, अब उनमें से देखिए कौन सा करेक्ट है, क्या इसमें राइट किया गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लोथल का गुजरात के साथ मैच किया कि बिल्कुल करेक्ट है। जो लोथल स्थल था, जो कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह माना जाता था, ये गुजरात में पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है। बनवाली का यहाँ पे जो मैच किया गया फ्रेंड्स, वो राजस्थान के साथ, ये गलत है। ठीक है, बनावली जो है ये राजस्थान में नहीं, ये हरियाणा के हिसार में पड़ता है, जो कि ये गलत है। कालीबंगन बिल्कुल करेक्ट है राजस्थान में। तो यहाँ पर 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? काफी अच्छा प्रश्न है, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बेसिन की संधि जो था वो बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। यानी फ्रेंड्स, ये अंग्रेजों का जो कि आप कह सकते थे, वो क्या कहते थे, सहायक संधि को अपना लिया था। अगर हम लोग बात करें बेसिन की संधि क्या थी, तो बेसिन की संधि सबसे पहले हुई कब थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुआ था, और इसके तहत बात क्या थी, इस संधि के तहत फ्रेंड्स पेशवा को अपने यहाँ ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को रखना था, और साथ ही साथ उनके खर्च के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक आय के साथ सहमत होना पड़ा था। यानी फ्रेंड्स, बाजीराव द्वितीय को 26 लाख रुपए के साथ वार्षिक आय के साथ रखना पड़ा था उनके ब्रिटिश सेना के टुकड़ी को। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम लोग बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं कि ये कब कब होता है। जैसे पुरंदर की संधि अगर पूछ ले पेपर में, तो ध्यान रखिएगा पुरंदर की संधि 1776 में। अगर बात करें बड़गांव की संधि के बारे में, तो बड़गांव की संधि कब हुई थी, तो आपको याद रखना कि 1779 में। ठीक है, और अगर बेसिन की संधि हम लोगों ने देखी 1802, और सलबाई की संधि जो कि हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सलबाई की संधि 1782 से हुई थी। और ये क्यों फेमस था, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो संपन्न हुआ था वो इसी संधि के तहत समाप्त हुआ था, सलबाई की संधि। इस क्वेश्चन से आपको इस सारे पॉइंट्स को याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रकाशित की थी? काफी अच्छा प्रश्न है। क्या होगा इसका राइट आंसर? अकाल संहिता कब प्रकाशित की गई थी? देखिए, बात करते हैं इसके सही उत्तर का। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, अकाल जो संहिता थी वो 1880 के सिफारिश के आधार पर 1883 में, यानी फ्रेंड्स 1883 में ये प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा भी कहा जाता है कि जो अकाल संहिता का अकाल को रोकने में बनाया गया था, जिसकी वजह से ये असफल रहा था, नहीं यानी कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, या इस पॉइंट को याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर फिरोज शाह मेहता के बारे में सही नहीं है? काफी अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनाया गया, आपको बताना है कि क्या इसमें सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया, उन्हें बॉम्बे नगर पालिका का जनक माना जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ऑप्शन यहाँ पे पहला में कोई दिक्कत नहीं है, इनको बॉम्बे नगर पालिका का जनक माना जाता है, और ये जो कि बॉम्बे का शेर भी कहा जाता था इनको, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है कि उन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी सत्र की अध्यक्षता नहीं थी की थी। देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ये गलत कह रहा है कि सत्र की अध्यक्षता नहीं की थी। आपको पता है फ्रेंड्स कि इनके द्वारा 1890 में, ठीक है 1890, यानी कि इनके द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो ये पॉइंट तो गलत हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है कि उन्हें नाइट की उपाधि 1904 में नाइट की उपाधि से विभूषित किया गया था। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी अगर देखें यहाँ पे हमारा गलत क्या था, तो ऑप्शन बी जो कि गलत किया गया, सही नहीं है बताना था, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता, ठीक है। अगर इनसे जुड़ी कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको याद रखना फ्रेंड्स कि 1913 ईस्वी में इन्होंने एक पत्रिका भी स्टार्ट किया था। उसका नाम क्या था? अंग्रेजी भाषा अखबार स्टार्ट किया था, बॉम्बे क्रॉनिकल, जो कि पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना इन्होंने 1913 ईस्वी में की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने देख लिया, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है, उस गणिका नाम क्या था? उस गणिका का क्या नाम था? तो बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सालवती, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूँ, राजकीय जो चिकित्सक जीवक थे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीवक जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? वो बुद्ध के अनुयायी थे, यानी कह सकते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनका जो आयुर्वेद के प्रति ज्ञान था वो काफ़ी उच्च कोटि का था, हाई लेवल का था इनको आयुर्वेद के प्रति ज्ञान। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। इनकी जो माता थी सालवती, राजगिरी की एक गणिका थी। गणिका क्या होता है? वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता है। जन्म के बाद जो सालवती जो है उन्होंने इनको यानी फ्रेंड्स जीवक को घूर पर फेंक दिया था, और वहां से बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने इन्हें प्राप्त किया था, और इनका लालन पालन जो है वो खुद किया था। और बाद में जब ये बड़े हो गए तो उनको अध्ययन करने के लिए तक्षशिला भेज दिया था। तो इस सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उद्योग, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यापारी केंद्र था वो उज्जैन को माना जाता है, उज्जैन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सी सुमेलित नहीं है, यानी कि जो एक मैच किया गया वो गलत तरीके से मैच किया गया। अब वो आपको बताना है कि वो गलत कौन सा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद जो कि यहाँ पे मांडू दिया गया, ये गलत है। अदीना मस्जिद कहाँ पे? जो पांडुआ पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि गलत किया गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। दाखिल दरवाज़ा गौर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पड़ता है दाखिल दरवाज़ा, ठीक है। और 3 दरवाजे अहमदाबाद, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन क्या, यानी अदीना मस्जिद जो कि मांडू, ये गलत है। एक आता है नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद कहाँ पे पड़ता है? तो आगरा में पड़ता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अदीना जो कि पश्चिम बंगाल और नगीना आगरा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ट्विडल शब्द जुड़ा हुआ है? जो ट्विडल शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि टेबल टेनिस से। ध्यान रखेंगे ट्विडल जो शब्द है वो टेबल टेनिस से संबंधित होता है, ठीक है। स्क्रीन पे मैंने पिक्चर लगा रख रखा, आप देख सकते हैं। उसमें कुछ शब्द दिए गए जो कि टेबल टेनिस से संबंधित, जैसे लूप आता है, एंटी लूप आता है, बैक स्पिक, चॉफ, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, हेलियोडोरस स्तंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जो हेलियोडोरस स्तंभ है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसी तरह से रोजाना मॉक टेस्ट लाता रहता हूँ। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। देखिए, हेलियोडोरस स्तंभ जो है ये कहाँ पे पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा विदिशा में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगर बात करें फ्रेंड्स, विदिशा तो पहले था, एमपी के विदिशा पहले जाना जाता है, लेकिन अब इसको कहा जाता है वर्तमान में बेसनगर। ठीक है, यानी एमपी के बेसनगर में ये पड़ता है और ये पत्थर से निर्मित एक प्राचीन स्तंभ है, जो कि आप पिक्चर में स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका निर्माण फ्रेंड्स हेलियोडोरस ने कराया था, जिस वजह से इसका नाम हेलियोडोरस स्तंभ रखा गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। कभी कभी इसको यानी कि साधारण भाषा में, लोक भाषा में इसको खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इस स्तंभ को खाम बाबा के नाम में भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट देखिए क्या है। प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी नीलाकांत शास्त्री निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भरतनाट्यम। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए रुक्मणी देवी नीलाकांत शास्त्री कौन है, और मैं आपको बता दूं इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, ध्यान रखना कि 1956 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था और 1967 ईस्वी में संगीत नाटक अकेडमी के फेलोशिप से नवाजा गया था। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है। मोहम्मद गौरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड्स को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि उपरोक्त में से सही कथन कौन से हैं। यानी फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मोहम्मद गौरी भारत का पहला आक्रमण पाटन के विरुद्ध था। क्या यह सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वो मुल्तान के विरुद्ध किया था। कब किया था? तो 1175 ईस्वी में किया था। तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है। यहाँ पे जो आप पाटन देख रहे हैं, पाटन पे इसका आक्रमण जो था वो दूसरा आक्रमण था 1178 ईस्वी में। गुजरात में पड़ता है पाटन, और यहाँ के जो शासक थे यानी भीम द्वितीय ने गौरी को काफ़ी बुरी तरह से पराजित भी किया हुआ था। तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है और मैंने आपको सही बता दिया। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है कि चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया हुआ था। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। सेकंड राइट हो जाता है। थर्ड में क्या है कि इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, जैसे कि ये देखिए, ये तो मुसलमान होते हुए भी देवी लक्ष्मी की आकृति बनाया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका राइट आंसर ये हो जाता है, यानी कि थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। कुल मिलाकर देखें तो फर्स्ट गलत था, सेकंड थर्ड राइट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दादा भाई नौरोजी की कीर्ति नहीं है। काफी अच्छा प्रश्न बनता है कि दादा भाई नौरोजी की कीर्ति नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी फ्रेंड्स वैदिक फिजिक्स साइंटिफिक ओरिजिन ऑफ हिंदूज में जो ये पुस्तक लिखी गई थी, ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं, ये पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी, न कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बाकी ऑप्शंस को आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था। सैनिक विभाग को विजयनगर साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता था? तो चलिए बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कदाचार। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था, और जो इसके नायक होते थे इसको क्या कहते थे? तो दंडा नायक कहते थे, या फिर सेनापति के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दे रहे जोरी खाना, अभी जोरी खाना कौन थे? तो टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में इल्तुतमिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शुरू किया गया था। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड्स को आप देख लीजिए और उसके बाद बताइए कि सही उत्तर का चयन करना कि कौन कौन शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे दिया है कि रजत टाका, यानी कि चांदी का जो सिक्का चला था उसको टाका कहा जाता था। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में फ्रेंड्स चांदी का टाका एवं तांबे का जित्तल चलाया हुआ था। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चिहलगानी के बारे में बात करें तो चिहलगानी किसे कहते थे? तो इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का सरदार का एक संगठन बनाया था, जिसको क्या कहते थे? तुर्कान ए चिहलगानी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्तादारी प्रथा भी स्टार्ट की थी इल्तुतमिश के ही द्वारा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, जो कि यहाँ पे 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 1857 के विद्रोह के दौरान विलियम टेलर और विंसेंट आयर किस राज्य से जुड़े थे?
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, विलियम टेलर और विंसेंट आयर कहाँ से जुड़े थे, तो बिहार से जुड़े हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था, बिहार में जो नेता थे यानी 1857 की क्रांति से किन्होंने भाग लिया था, तो कुंवर सिंह, आपको पता है फ्रेंड्स कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह के धोती और कुर्ता को सीने के लिए कौन आया था, टेलर आए थे। ठीक है, टेलर आए थे कहाँ पे, तो बिहार में कुंवर सिंह का धोती कुर्ता सीने के लिए टेलर आए हुए थे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला प्रश्न क्या दिया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का जो कार्यकाल होता था वो कितने वर्ष का था, कार्यकाल का समय क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य परिषद का जो समय था वो 5 वर्ष के लिए होता था, लेकिन विधानसभा की बात करें तो वो 3 वर्ष के लिए होता था। और ये कब की बात की जा रही है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी फ्रेंड्स चेम्सफोर्ड अधिनियम के आप कह सकते हैं, चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम था उसके तहत। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि राज्यपाल समय समय पर सदन को बुलाता है और उसका प्रचार करता है और किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग करता है, ये आपको बताना है कि यानी कि यहाँ पे जो बोला गया कि विधानसभा को वो भंग करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 174 के तहत जो कि वो विधानसभा को विघटित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप बता दूं कि 168 क्या है, अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधानमंडल का गठन किया जाता है। और 169 क्या है, तो 169 में राज्यों में विधान जो परिषद होते हैं उनके गठन से संबंधित है, विधान परिषद से। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 170 अनुच्छेद के बारे में आप डिस्कस करके नीचे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, कहाँ पे व्याख्या की गई है आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए थोड़ा सा ऊपर में चला गया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इसके बारे में बात की गई। यानी आदर्श जो है, जो संविधान के प्रस्तावना में आदर्श की बात और उद्देश्य की जो बात की गई, रूपरेखा रखी गई है वो कहाँ पे, तो इन तीनों में रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जी, ऑस्टिन। अब ये ऑस्टिन कौन थे उनके बारे में आपको बता दूं, ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, इस पॉइंट को याद रखेंगे। कभी कभी इनके बारे में पूछा था कि केसी वियर जो थे इन्होंने क्या कहा था, तो इनके अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये आपको बताना है कि संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बात की गई है शामिल नहीं था, कब तक, 1975 में। तो 1975 में अखंडता नहीं था, क्योंकि अखंडता जो शब्द था, अखंडता के साथ साथ कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द थे वो 42वें अधिनियम यानी फ्रेंड्स 1976 में जोड़े गए थे, उस समय नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो ये 1976 अधिवेशन यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके साथ साथ क्या हुआ था, इसके साथ साथ 2 नए अध्याय जोड़े गए थे, 4 के क और 14 के क, इस दोनों को याद रखेंगे। साथ ही साथ 9 नए अनुच्छेद भी इनको जोड़े गए थे और 52 अनुच्छेदों में संशोधन किए गए थे। यानी फ्रेंड्स 52 अनुच्छेद जो थे उनमें कुछ ना कुछ संशोधन किए गए थे, इस पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी एक पॉइंट में आपको और क्लियर करता हूँ। देखिए प्रस्तावना, अगर बात करें कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका प्रस्तावना है, इसका विचार कहाँ से लिया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। लेकिन इसकी भाषा के बारे में बात करें तो इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। यानी फ्रेंड्स पंथ निरपेक्ष जो मतलब होता है उसके बारे में आपको बताना है कि उसका मतलब क्या होता है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि फ्रेंड्स आप तो को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20। ये बात कही गई कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक से अधिक भी अगर अपराध करता है तो उसको सजा सिर्फ एक ही बार दी गई है। इसको आप कैसे याद रखोगे? याद रखने के लिए मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। कोई व्यक्ति है, वो चाहे एक मर्डर करे या फिर 20 मर्डर करे, उसको सजा सिर्फ एक ही बार मिलती है। तो 20 का मतलब यहाँ पे 20 अनुच्छेद आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया। लोकसभा के कोरम, ठीक है, लोकसभा में कोरम या फिर गणपूर्ति इसको कहा जाता है, पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यों के 1/10 भाग। ठीक है फ्रेंड्स, कोरम या फिर गणपूर्ति को करने के लिए कम से कम सदस्यों के 1/10 होने चाहिए। इस चीज़ को याद रखें। कभी कभी संख्या भी पूछा जाता है, तो संख्या कितना होता है? 55 सदस्य उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को याद रखें, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। इसके स्थान पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है? यानी फ्रेंड्स, कोई चट्टान है और वहाँ पे अपने स्थान पर जो टूट जाता है, उसको टूटने की प्रक्रिया होती है, जो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपक्षय। ठीक है, अपक्षय, इंग्लिश में इसको वेदरिंग कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जैव विविधता से जुड़ा हुआ है? अधिकतम जैव विविधता से जुड़ा हुआ है वो कौन सा क्षेत्र होता है? तो दुनिया में सबसे अधिक जो जैव विविधता क्षेत्र पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस ए और बी दोनों एक ही हो गया, तो एक इनमें से कोई एक उपोष्ण होना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने गलती से यहाँ पे टाइप कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, उष्णकटिबंधीय होना चाहिए, आप ए मानो या फिर बी मानो। ध्यान रखो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ से ये बता दूँ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता क्या? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये होता है फ्रेंड्स, ग्लोब पर जो आप देखते हो कि ये भूमध्य रेखा होता है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, और भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसी को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और दुनिया भर की 80% की जो जैव विविधता होती है, 80% से ज़्यादा की जैव विविधता वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल, लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री चैनल के बारे में बात की जा रही है, जिसके द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसके बारे में आपको ट्रिक के साथ याद कराया था किस तरह से। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, यही हमेशा पेपर में देखने को मिलता है। और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल की बात की जा रही है। तो मैंने याद कैसे कराया था? मामी लक्ष्मी छोटी कार में। ठीक है, यही तो याद कराया था, मामी लक्ष्मी छोटी कार में। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? मामी का मतलब क्या हुआ? मालदीव और मिनिकाय जो होते हैं वो 8 डिग्री चैनल से होते हैं, तो मालदीव और मिनिकाय ऑप्शन ये कट गया। लक्ष्मी का मतलब क्या हुआ? लक्षद्वीप और मिनिकाय जो होते हैं वो 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकाय जो कि 9 डिग्री चैनल, ये भी कट गया। छोटी कार यानी कि छोटा अंडमान कार निकोबार, ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अंडमान और निकोबार को अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए और आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही दिया गया। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मिलान किया गया उसको ध्यान से समझिएगा। विषुवत-रेखीय वन में ऑक, बिल्कुल ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि विषुवतीय वन में जो कि जैतून, कॉर्क और ऑकी इस तरह के जो कि पेड़ देखने को मिलते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। पर्णपाती वन में टीक, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टुंड्रा वन में लाइकेन और मॉस भी मिलते हैं, तो ये भी करेक्ट है। यानी कि जो मैच किया जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट मैच किया गया। और अल्पाइन जो होता है इसमें रोजवुड मिलता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो भी मैच किया गया वो बिल्कुल करेक्ट था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नदी बेसिन जिसे भारत का रुhr कहा जाता है, ठीक है, भारत का रुhr के नाम से जाना जाता है, वो नदी बेसिन कौन सी है? तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि
ए बिल्कुल करेक्ट है, दामोदर। ठीक है फ्रेंड्स, दामोदर घाटी जो परियोजना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीवीसी के नाम से भी जाना जाता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 ईस्वी में की गई थी। और ये भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। इस चीज़ को याद रखेंगे, इसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स कि भारत में चगपा, ठीक है, चगपा समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या फिर सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट और सेकंड को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे अच्छा ए ऑप्शन यहाँ पे चला गया केवल एक। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। बात करते हैं, देखिए पहला क्या है कि ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो चगपा जो समुदाय के लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आदिवासी समुदाय माने जाते हैं। तो यहाँ पे पहला तो गलत है, उत्तराखंड से इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या है कि इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होता है। इसलिए ऑप्शन दो यहाँ पर केवल दो सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है, केवल दो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारत के विकास के लिए कौन सी शर्त जो दी गई है वो आवश्यक नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिर जनसंख्या वृद्धि जो कि आवश्यक नहीं है। वो तो फिक्स है यार कि जनसंख्या वृद्धि जो जितना भी होगा वो तो और भी दिक्कत करेगा, भारत के विकास में और भी बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने छोटी मुद्राओं के संदर्भ में चौका प्रणाली के स्थान पर दार्शनिक प्रणाली को कब अपनाया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये आपको बताना है कि चौका प्रणाली के स्थान पर दार्शनिक प्रणाली भारत सरकार ने कब अपनाया था। तो बात करते हैं सही उत्तर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट है, 1957। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चौका प्रणाली क्या था। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में जो दार्शनिक प्रणाली चलता है, इससे पहले चौका प्रणाली चलता था। इस प्रणाली में फ्रेंड्स रुपया जो होता था वो आना पाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। आपने सुना भी होगा, पहले आना चलता था, ठीक है, 16 आना 12 आना इस टाइप के चलता था। लेकिन चौका प्रणाली के स्थान पर दार्शनिक जो प्रणाली स्टार्ट की गई थी वो की गई थी 1957 से, याद रखेंगे। और दार्शनिक प्रणाली में जो सभी प्रमाणिक सिक्के होते हैं वो 10 के गुणांक में होते हैं, ये सब तो आपको पता ही है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया, वेयर हाउस एक गोदाम होता है जहां उत्पादन के स्थान से एक बाजार या फिर उपभोग के स्थान पर जाने के बीच में उत्पाद का एक भंडार किया जाता है। कितने प्रकार की एजेंसी वेयर हाउसिंग के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये ऑप्शन कि वेयर हाउस एक प्रकार का गोदाम होता है और उत्पादन के स्थान से, यानी कि फ्रेंड्स कहीं से जब उत्पादन होता है और वहाँ से लेकर के बाजार में उपयोग के स्थान पर जाने के बीच में एक भंडार बनाया जाता है। इस टाइप के जो एजेंसी कार्य करती है वो कितने प्रकार की एजेंसी वर्तमान में कार्य कर रही है वेयर हाउसिंग के रूप में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 एजेंसी कार्य कर रही है। और वो तीनों एजेंसी कौन कौन से, तो उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो FCI, यानी फ्रेंड्स जो कि भारतीय खाद्य निगम, इसको इंग्लिश में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। सेकंड के बारे में बात करें तो सेकंड आता है CWC का मतलब क्या, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसका मतलब हुआ केंद्रीय भंडार घर निगम। थर्ड में क्या आता है, जब सेंट्रल लगा तो स्टेट आना चाहिए, SWC आता है, यानी फिर स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये तीन जो होते हैं वो कार्य कर रहे हैं इस एजेंसी के तौर पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए, यानी परसेंटेज के रूप में यहाँ पे दिया गया कितना होना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 33.3% के करीब माना जाता है कि संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में क्षेत्र के जो अनुपात होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। लेकिन ये 33% तो पता नहीं किस जमाने में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट क्या है कि चापचारकुट मणिपुर का एक लोकप्रिय त्यौहार है। पहले आप खुद से पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए बात करते हैं सही उत्तर का।
पहला जो आप देख रहे हैं कि चापचार कूट मणिपुर का एक जो कि लोकप्रिय त्यौहार है, क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स ये कि चापचार कूट जो होता है ये मणिपुर नहीं, ये मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, मिजोरम यहाँ पे होना चाहिए था, और इसके बारे में आपको करंट अफेयर्स में कराया था एक बार, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए क्या है। पपीकोंदा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पपीकोंदा नेशनल पार्क। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे उस वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें मैंने आपको ऐसे ऐसे नेशनल पार्क के बारे में बताया, उद्यान के बारे में बताया, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट पार्ट भी इसका लाऊंगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। इल्तुतमिश ने 1225 में लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? यहाँ पे बिहार से क्वेश्चन मैंने 2 इंक्लूड किया, तो बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1225 में लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था इल्तुतमिश ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हसमुद्दीन इवाज खिलजी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हसमुद्दीन इवाज खिलजी को पराजित किया था, और इल्तुतमिश ने जो मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में एक प्रथम प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया था, और बाद में फिर से जो ये आप इवाज खिलजी देख रहे हैं उसने इसको हरा दिया था और वापस जो कि बिहार पर अधिकार किया था, लेकिन उसका इल्तुतमिश का जो पुत्र था उसने वापस इसको पराजित किया था। तो बहुत थोड़ा सा लंबा कहानी है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांकीपुर पटना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो जो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था, और बाद में क्या हुआ कि उसके तुरंत बाद अगले दिन ही कांग्रेस के अधिक नेता जो थे, अधिकतर नेता को गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करके बांकीपुर यानी पटना के जेल में बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि बैकिंग ऑफ रोड खालिस्तान का उदाहरण है। बैकिंग ऑफ रोड जो है वो किसका उदाहरण माना जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। मैं आपको बता दूं, अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है जो कि वस्तु को एक वृत्तीय पथ पर बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो अगर गोल गोल हम लोग घूमना होता है तो वो जिस हम लोग का किस तरह से घूमते हैं, इसी बल के थ्रू हम लोग कार्य करते हैं। यानी फ्रेंड्स साइकिल को जो चलाते हैं तो इसी बल के थ्रू कार्य करना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, एक चीज़ को याद रखेंगे, जो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, ये फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि एड्स का जो वायरस होता है वो नष्ट करता है। एड्स का वायरस किसे नष्ट करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट्स को वो नष्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिए फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा जो हमने साइंस का थर्ड पार्ट डाला था, तो आप उसको जरूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन मैंने आपको थर्ड पार्ट कंप्लीट करा जिसमें 50-50 क्वेश्चन का पार्ट ले रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके मैंने आपको बताया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं अगर बड़ी दिखाई देती हो और उल्टी दिखाई देती हो तो उसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो अवतल दर्पण होता है। नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं पश्च दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में, वो उत्तल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देखने के लिए क्या होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न कि कॉर्ड निम्न में से किसकी एक किस्म है? कॉर्ड जो होता है वो किसका एक किस्म है? तो कॉर्ड होता है एक
मछली की किस्म, ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, कॉड मछली की किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट दूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बारे में, कि अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होता है। और मिनीमाता के बारे में बताया था कि मिनीमाता जो होता है वो पारायुक्त जल पीने से होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के जो कि संश्लेषण की संपर्क विधियाँ, संपर्क जो एक विधि होता है औद्योगिक पैमाने पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है वो किस विधि से बनाया जाता है, तो संपर्क विधि से बनाया जाता है। तो इसमें एक कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरक का। उस उत्प्रेरक का वो यानी उस उत्प्रेरक का नाम क्या है, किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं इस विधि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लैटिनम का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम अग्नाशय रस से स्रावित होते हैं। अग्नाशय रस से स्रावित होने वाले, मैंने आपको जस्ट कल के साइंस वाली वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था। तो आपने अगर उस वीडियो को देखा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बहुत ही इजीली कर दोगे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, और वो एंजाइम कौन से, तो मैंने ट्रिक क्या बताया था, ट्री लाइएट, यही तो ट्रिक बताया था। तो ट्री का मतलब देखिए क्या है, ट्री मतलब ट्रिप्सिन, और लाई का मतलब लाई यानी कि लाइपेज, और ए का मतलब एमाइलेज। तो कहने का मतलब फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड ये जो देख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है कि अग्नाशय रस से स्रावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए क्या है कि पौधे के किस परिवार से जो कि लिटमस प्राप्त होता है, जो लिटमस प्राप्त होता है वो पौधे के किस परिवार से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बी। ठीक है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को एक और नाम से जाना था लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस कह सकते हैं, जो कि हमेशा आपको पता होता है। तो थैलोफाइटा या फिर लाइकेंस से जो कि लिटमस प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। वो उत्तक कौन से हैं जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स इपीथीलियमी जो उत्तक होते हैं उसको कहते हैं कि हमारे शरीर में सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से जो जिंक का अयस्क है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ कि निम्नलिखित में से बताया कि कौन से जिंक का अयस्क है। जिंक के अयस्क के बारे में आपको बताना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कौन कौन से जो जिंक के अयस्क हैं ये आप बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जिंक का अयस्क होता है कैलेमाइन। ठीक है, कैलेमाइन जो होता है वो जिंक का अयस्क है, लेकिन काल्वेराइट जो होता है वो सोना का अयस्क होता है, और कैसीटेराइट जो है ये टीन का अयस्क है। तो ये आप याद रखेंगे, कैसीटेराइट जो कि कैसीटेराइट टीन का, कैल्वेराइट जो होता है वो सोना का अयस्क है, और साथ ही साथ अगर हम लोग ने देखा कैलेमाइन बिल्कुल करेक्ट होगा, जिंक का अयस्क है। तो केवल एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। नीचे कमेंट करके आप बताइए कि आपको ये कितना आपने स्कोर किया 50 में से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आज के क्यूज क्वेश्चंस आपके सामने ये हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।